हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मॉडर्न फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। और मॉडर्न फिजियोलॉजी के अंदर हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आपके पेपर 2 के अंदर आने वाले हैं। होम्योपोएटिक सिस्टम, इम्यूनिटी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आज हमारे जो रहने वाला अगला टॉपिक, अगला नेक्स्ट चैप्टर, उसका नाम है मसल्स फिजियोलॉजी, ठीक है। मसल्स फिजियोलॉजी जो कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 नंबर के लिए देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके टॉपिक की, मतलब इसके सलेबस की, तो देखो यहाँ पर मैं इसका बता देता हूँ आपको एक बार कि देखो आपके सलेबस में 2 पॉइंट। पहला है कंपैरिजन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स। ये 3 प्रकार की मसल है, इनमें आपको कंपैरिजन देखना है, एक तरीके से डिफरेंस देखना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के अंदर से आपको एक 5 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। हम बिल्कुल जैसे कि आपके एनसीएसएम सिलेबस में दिया गया है वो सारा कवर करेंगे और उसका कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ही आपको बताएंगे, ठीक है, जितना आपको आगे जाके भी काम आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मसल्स। देखो मसल्स की बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि मसल्स क्या है, सभी जानते हैं। आपकी जो बॉडी है जो कवर्ड होती है वो मसल से ही कवर्ड होती है, ठीक है। तो अब जैसे हाथ में अलग अलग मसल्स होती है, ठीक है, चेस्ट में अलग मसल्स होती है, बैक में अलग मसल्स होती है और आपके जो थाई है उसमें अलग मसल्स होती है। इनका इनका अगर सारी मसल्स के बारे में एनाटॉमी के अंदर देखेंगे कि चेस्ट के अंदर पेक्टोरियस मेजर, पेक्टोरियस माइनर्स और क्वाड्रिसेप्स फोरसेप्स चेस्ट बैक मसल्स में, तो ये जितने भी मसल्स हैं उनको तो हम एनाटॉमी के अंदर देख लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है। एक इनका क्लासिफिकेशन, ये 3 प्रकार की मसल है, उनका क्या डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरा मसल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि मैं हाथ को हिला पा रहा हूँ, ऐसे कर पा रहा हूँ, तो ये क्या कर रही है, ये मेरी मसल ही तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये कैसे कर रही है मसल कॉन्ट्रैक्ट, इनकी मैकेनिज्म क्या है, ये इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मसल्स के इंट्रो के बारे में। देखो इंट्रो मतलब एक तरीके से यहाँ पर हम 3 पॉइंट देखेंगे इंट्रो के अंदर। पहला इसका डेफिनेशन, ठीक है, मसल्स की डेफिनेशन क्या है, मसल कितना नंबर होता है और मसल्स हमारी बॉडी का कितना वेट कवर करती है, ठीक। पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। मसल्स इज ए स्प्लाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। देखो यहाँ पर जो मसल्स है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो 3 ओरिजिन आपने पढ़े होंगे, एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और इंडोडर्मल, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जो एक्टोडर्म से ओरिजिन होते हैं, बहुत सारे मीजो से, बहुत सारे इंडो से। ये ओरिजिन क्या है, देखो जब आप वहाँ पर एनाटॉमी के अंदर एक एम्ब्रो वाला चैप्टर है, उसको जो आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपकी जो बॉडी की सेल्स है वो कुछ इस तरह से डिवाइड होती है, ठीक है। कुछ जो सेल्स है वो एक्टोडर्म में कन्वर्ट होती है, कुछ मीजो, कुछ इंडो, जिनसे क्या करता है, मतलब ये सेल्स एक्टोडर्म सेल, मीजोडर्म सेल, इंडोडर्म सेल, अभी सेल इस तरह से क्लासिफिकेशन हो जाती है और अलग अलग ऑर्गन को यहाँ पर ही डिवाइड, अलग अलग ऑर्गन को बनाती है। जैसे एक्टोडर्मल ओरिजिन अलग ऑर्गन को बनाएगी, मीजोडर्मल आपके ब्लड को बनाएगी, मसल्स को बनाएगी, कनेक्टिव टिश्यूज को बनाएगी, टेंडन, लिगामेंट, ठीक है। जो एंडोडर्मल है वो आपके अलग बनाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर डिवाइड किया। जैसे एंडोडर्म रेटिना बना रही है, कोई आँख बना रही है, कोई आपके हाथ बना रही है, ठीक है, कोई लीवर बना रही है। तो ये जो सेल्स है वो 3 सेल्स में, 3 ग्रुप, मतलब 3 सेल्स 3 टाइप में डिवाइड हो जाती है और अलग अलग यहाँ पर बॉडी के पार्ट्स को फॉर्मेशन करती है। तो उसी तरह से जो मसल्स है वो कौन सा ओरिजिन है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। और यहाँ पर मसल्स एक प्रकार का टिश्यू है, ठीक है, स्प्लाइस टिश्यू है, ठीक है। जैसे आप जानते हो सेल सेल मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यहाँ पर जो ये मसल्स है वो क्या, एक प्रकार का टिश्यू है, मतलब बहुत सारी सेल्स मिल गई है और क्या बना दिया उन्होंने, एक टिश्यू बना दिया है, ठीक है, स्प्लाइस टिश्यू है, ठीक। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम नंबर बात करते हैं मसल्स के कितने नंबर होते हैं, तो 639 639 नंबर बताए गए मसल्स के, ठीक है। और जिनमें से 317 मसल्स पेयर्ड होती है और जो 5 ऐसी मसल्स है जो अनपेयर्ड होती है। इतना केवल आपको याद रखना है ताकि एमसीक्यू वगैरह में अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में कितनी मसल्स होती है और उनमें से कितनी पेयर्ड और कितनी अनपेयर्ड होती है, तो 5 अनपेयर्ड होती है और बाकी सब पेयर्ड होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, देखो मसल्स में एक 2 प्रॉपर्टीज़ बताई गई है। वैसे तो मसल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट बताए गए मसल्स के बारे में कि जो मसल्स है वो हाइपरट्रॉफी शो करती है। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है, वो मसल साइज में बढ़ती है, ठीक है। देखो जैसे हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पर इंक्रीज दिखा रहा है किसी चीज़ को। जैसे मसल्स है, जैसे आपने बॉडी बिल्डर देखा होगा तो उनकी मसल्स क्या एकदम साइज ग्रोथ हो जाता है, यानी जो मसल्स है उनका साइज का क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। यानी मसल्स कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, मसल्स हाइपरट्रॉफी शो करती है, यानी कि वो अपने साइज में इंक्रीज कर सकती है। फिर दूसरा होता है मसल्स हाइपरप्लेजिया की वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। हाइपरप्लेजिया क्या होता है, देखो हाइपरप्लेजिया यहाँ पर होता है कि नंबर, सेल्स का नंबर इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, सॉरी, जो मसल्स है उनका नंबर इंक्रीज नहीं होता है।
ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आपकी बॉडी में एक बार 639 मसल्स बन जाती है तो वो उतनी ही रहती है। ठीक है, आप जिम करके, दौड़ के, भाग के आप उनके नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकते। आप उनके साइज को इंक्रीज कर सकते हो, यानी हाइपरट्रॉफी कर सकते हो, लेकिन हाइपर प्लीजन नहीं कर सकते हो, यानी कि नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकते हो। नंबर हमेशा फिक्स रहते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा जो पॉइंट है वो होता है वेट से रिलेटेड। तो इसका जो वेट बताया गया है वो बताया 40 से 50% ऑफ बॉडी वेट, यानी जितना आपका बॉडी का वेट है। मान लो आप 100 किलो के इंसान हो तो 50 किलो जो आपका वेट है वो आपकी मसल्स की वजह से है। ठीक है, तो ये बात आपको नोट कर लेनी, याद रखनी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। देखो मसल्स के अंदर 4 प्रॉपर्टी होती है: एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। अब देखो यहाँ पर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एक्साइटेबिलिटी, जो कि न्यूरॉन्स के अंदर भी होती है और आपके मसल्स के अंदर भी देखी जाती है। जैसे न्यूरॉन्स की मैं बात करता हूँ, अगर आपने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा, सेल बॉडी है, न्यूरॉन्स है, डेंड्राइट है, एक्सॉन है, ये आपने पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा। जैसे अगर मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी यहाँ बना होगा कोई स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ पर है ये वाला स्ट्रक्चर। न्यूरॉन्स के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर आप पढ़ोगे तो ये पूरा एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि आपकी बॉडी में कोई भी सिग्नल ले जाना है, वो कौन ले जाता है? ठीक है, न्यूरॉन्स ले जाते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि जो पहले न्यूरॉन्स सेल बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है, जो भी सिग्नल होता है, जो भी इम्पल्स होता है, वो सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन के पास जाएगा, ये वाले एक्सॉन के पास जाएगा, और एक्सॉन आगे जाके इसको जो लोब्स होती है इनमें डिवाइड कर देता है। और यहाँ पर क्या होता है, एसिटिलकोलिन होते हैं। यही एसिटिलकोलिन क्या करते हैं, उस सिग्नल को आगे जाके यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी किसमें होती है? एक्साइटेबिलिटी। यही प्रॉपर्टी होती है कि एक मतलब एक्साइट करना। जैसे न्यूरॉन्स भी क्या कर रहे हैं, अपने सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे से तीसरे को दे रहे हैं। इसी तरह से ये जो प्रॉपर्टी है वो मसल्स और न्यूरॉन दोनों दिखाते हैं। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ये 3 प्रॉपर्टी केवल मसल्स ही शो करती है, न्यूरॉन शो नहीं करता है। सर आप हमें न्यूरॉन्स के बारे में क्यों बता रहे हो? देखो एमसीक्यू वगैरह में अगर पूछ लिया जाए कि जो न्यूरॉन्स और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मसल्स और न्यूरॉन्स दोनों शो करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्साइटेबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मसल्स और न्यूरॉन दोनों शो करते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंस। देखो कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब एक तरीके से मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और एक आता है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब ऐसे रबर की तरह एकदम इसको एक्सटेंस भी कर सकते हैं। एंड दूसरा होता है कि जैसे हम एक्सटेंड करने के बाद अगर आप इसको छोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, वापस से अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई छल्ला होता, ठीक है, देख लेता हूँ मैं एक बार, कोई छल्ला पड़ा हो तो, ठीक है, देखो छल्ला नहीं है, ये है, इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे ये पटार है, ठीक है, तो जैसे मान लो ये मसल्स है, तो मसल्स को हम क्या कर सकते हैं, तरीके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा हम एक्सटेंस कर सकते हैं। मान लो ऐसे एक्सटेंस कर दिया हमने, देखो ये हो रहा है ना थोड़ा एक्सटेंस, देखो, ठीक है, इतना वो ज़्यादा खींच नहीं रहा है, ठीक है, बस थोड़ा सा एक्सटेंस होगा। जैसे नॉर्मल छोड़ेंगे तो वापस से क्या हो जाएगी, वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगी। ठीक है, ये होती है इलास्टिसिटी। जैसे रबड़ है, फिर रबड़ को आप खींच दोगे और रबड़ को खींचने के बाद तो छोड़ दोगे तो वापस अपने साइज में आ जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर आप कहोगे सर हम तो इतना ज़्यादा खींच देंगे कि वो वापस शेप में नहीं आए, तो वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि हर एक कॉफिशिएंट होता है कि अगर आप उससे ज़्यादा खींच लेते हो वो नॉर्मल शेप साइज में नहीं आती है। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि मसल्स जो आपकी रबर की तरह है, आप इसको खींच भी सकते हो और खींचने के बाद छोड़ोगे तो वापस अपने साइज में भी वो आ जाएगी, और उसको कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकते हो, और जो आपकी मसल्स है उसमें एक्साइट भी उसे करा सकते हो। तो ये 4 प्रॉपर्टी किसके अंदर पाई जाती है, मसल्स के अंदर पाई जाती है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ मसल, जो कि आपको यहाँ पर 5 नंबर का आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं हम अच्छे से। देखो एक बार पूरा मैं आपको शो कर देता हूँ सारे 10 पॉइंट। ठीक, अब आपको यहाँ पर 10 पॉइंट शो हो रहे होंगे। तो देखो टाइप ऑफ मसल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 प्रकार की मसल्स की बात की गई है: स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स और कार्डिक मसल। देखो स्ट्रेटेड मसल्स को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल भी कहते हैं, और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स को हम विसरल या स्मूथ मसल्स कहते हैं, और कार्डिक मसल्स को आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा इनके बता देता हूँ कि किस तरह से स्ट्राइसन की बात हो रही है और किस तरह से स्ट्रेसन की बात नहीं हो रही है। तो देखो जैसे हमारी एक स्केलेटल मसल है, ठीक है, आपको दिख रही होगी अच्छे से, ये स्केलेटल है और स्ट्रेटेड मसल है। स्केलेटल को हम स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल को स्ट्रेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इस मसल्स के डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पर जो आपको धारियाँ दिख रही है ना, धारियाँ लाइन लाइन जो दिख रही है वही क्या है, स्ट्रेटेड है, एक तरीके का चिन्ह निशान है। तो इसकी वजह से हम स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। दूसरा होता है विसरल मसल। देखो अब विसरल वाले को अगर हम देखोगे, जो विसरल वाली मसल है, ठीक है, ये आपको इतने अच्छे से नहीं दिख रही होगी, तो
विसरल और स्मूथ, देखो इस पे कोई भी हमारा स्टेटेड नहीं होता है। चलो एक बार मैं इसको गूगल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, देखो ये देखो, ये हमारी नॉन स्टार्टेड मसल है। यहाँ पर आपको कोई लाइन दिख रही है? कोई भी लाइन नहीं दिख रही, ठीक है। जबकि पहले बारे में क्या दिख रही थी आपको? लाइन्स दिख रही थी, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टार्टेड। और ऐसी मसल्स कहाँ पाई जाती है? आपके जो विसरल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो आपकी स्मूथ मसल्स होती है, तो ऐसे यहाँ पर ये नॉन स्टार्टेड मसल्स पाई जाती है। और कार्डिक मसल तो आप सभी जानते हो, ठीक है। कार्डिक मसल्स की तो आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। कार्डिक मसल भी कैसे होती है? स्मूथ सी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं। अब देखो, पहला पॉइंट जो है वो है प्रेजेंट इन लिप्स, फेरिंग्स, टंग्स एंड बिगिनिंग ऑफ स्टोमच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो स्केलेटल मसल है, ये स्केलेटल मसल या स्ट्रेटेड मसल, ये हमारे आपके लिम्स में, मतलब जो आपके 2 हाथ है, 2 पैर है, फेरिंग्स में पाई जाती है, ठीक है। फेरिंग्स आप जानते हो ना, जब जीआईटी का पार्ट पढ़ोगे, फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, ट्रेकिया होता है, ईसोफेगस, ये सब चीज़ें, ठीक है। फेरिंग्स हो गया, टंग हो गया, एंड बिगिनिंग ऑफ स्टोमच। और स्टोमच का जो शुरुआत का पार्ट होता है, जैसे 4 पार्ट होते हैं ना, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पोलरिक, तो इसका जो शुरुआत पार्ट है, कार्डियक वाला पार्ट है, उन सभी में कौन सी मसल पाई जाती है? हमारी स्ट्राइटेड मसल्स पाई जाती है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। दूसरा होता है नॉन स्ट्राइटेड। नॉन स्ट्राइटेड वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ईसोफेगस का डिस्टल पार्ट में। देखो, जब आप ईसोफेगस देखोगे तो ईसोफेगस कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ईसोफेगस कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जो इसका डिस्टल वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें कौन सी मसल पाई जाती है आपकी? इसमें पाई जाती है आपकी नॉन स्टार्टेड मसल्स, यानी स्मूथ मसल्स होती है। और जो इसका प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होता है, तो वो किसके अंदर पाई जाती है? वो स्केलेटल मसल्स के अंदर हम कह सकते हैं। जैसे मान लो कुछ अटक जाता है, अगर थोड़े दूर तक अटका है तो आप उसे बाहर निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा नीचे पहुंच गया, अगर आप डिस्टल पार्ट में पहुंच गए इसोफेगस के, तो आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते हो। और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ब्लड वेजल्स हो गया, और आइरिस ऑफ आई की जो आइरिस है वो हो गई, इरेक्टर पिली मसल्स हो गई। इरेक्टर पिली मसल्स क्या होती है? जैसे आपके हाथ में जो ये रोम है ना, ये रोम, ये सब खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किस मसल्स की वजह से होती है? इरेक्टर पिली मसल्स, जो कैसी होती है? नॉन स्टार्टेड होती है, सरल होती है, या स्मूथ मसल्स होती है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक। देन दूसरा होता है, देखो ये इतने पार्ट बताया गया। कार्डिक के अंदर कह रहा है जो वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की जो मसल्स होती है, ठीक है, वो कैसी होती है हमारी? ये भी एक प्रकार की इन्वॉलेंट्री मसल्स होती है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक। स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, और जो ये विसरल या नॉन स्टेटल मसल्स है हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ना ही कार्डिक मसल हमारे कंट्रोल में होती है। अब इसके यहाँ पर कुछ शेप की बारे बताया जा रहा है कि ये कैसी होती है? लॉन्ग, लंबी लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये कुछ फ़ोटो है जो मैंने लिए थे। तो देखो, अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की, देखो ये कैसे लॉन्ग है, और ये कैसे लॉन्ग है, इस तरह से लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल मसल्स है, ठीक है। इनके साइज़ की बात की जा रही है। और अगर हम बात करते हैं नॉन स्टार्टेड मसल्स के बारे में, जो कि स्मूथ मसल्स होती है, ये कैसे होती है? स्पिंडल शेप की, आप देख लो स्पिंडल शेप की तरह ही है, ठीक है। तीसरा जो कार्डिक मसल्स है वो शॉर्ट होती है और सिलेंड्रिकल फाइबर की तरह होती है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे देखो, ये शॉर्ट है, कुछ कुछ इसी तरह की तो लग रही है, जिस तरह की स्केलेटल मसल्स है। और स्केलेटल कैसी थी? सिलेंड्रिकल थी। ये पर ये थोड़ी साइज़ में कैसी लग रही है? इससे छोटी लग रही है। शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल फाइबर है। दूसरा, फाइबर अनब्रांचड है। तीसरा पॉइंट क्या बताया गया है कि फाइबर कैसे अनब्रांचड है? तो स्ट्रेटेड मसल्स जो होती है आपकी कैसे होती है? अनब्रांचड होती है, ठीक। तो देखो, फाइबर अनब्रांचड है। तो ये कौन सी मसल है आपकी? स्केलेटल मसल। देखो स्केलेटल मसल कैसे होते हैं? इसमें फाइबर में कोई भी इसके जो फाइबर, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। जबकि आपकी जो विसरल वाली है, नॉन स्टार्टेड वाली है, तो स्मूथ वाली है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर फाइबर क्या है? आपको नहीं दिख रही है, इसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन जो आपकी कार्डिक मसल है उसके अंदर क्या है? ब्रांच आपको दिख रही है। चौथा, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि जो हमारा स्केलेटल मसल है, ये जो स्केलेटल मसल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देखो ये आप इसको पूरी एक सेल मानो, ठीक है, आप इसको पूरी एक सेल मानो। इसके अंदर आपको 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, यानी स्केलेटल है, जो स्टार्टेड मसल है, इसके अंदर कैसा है कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोला गया। और जबकि आपकी जो स्मूथ मसल है, इसके अंदर देखो हर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, तो यूनी न्यूक्लिएटेड बोला गया। ऐसे ही कार्डिक मसल को देख लो, कार्डिक मसल के अंदर भी क्या है? एक एक न्यूक्लियस है, ये वाला इसका होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा। तो ये भी कैसी है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। उसके बाद आता है बाउंडेड बाय सार्कोलेमा।
ठीक है। अब इनकी देखो, अब इनकी मेम्ब्रेन की बात की जा रही है कि इन देखो जो स्केलेटल मसल की जो मेम्ब्रेन होती है वो सार्कोलेमा होती है। जिस तरह से जैसे आपकी सेल है, सेल के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह जो मसल्स की जो सेल है, मसल्स की मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सार्कोलेमा। जबकि जबकि इनकी मसल्स का मेम्ब्रेन का नाम क्या है जो कि विसरल स्मूथ है? प्लाज्मा लेमा। और कार्डिक वाले भी कैसी है? प्लाज्मा लेमा। ठीक है। तो इस तरह से फिर यहाँ पर बताया गया नो इंटरकलेटेड डिस्क। नो इंटरकलेटेड डिस्क, यहाँ पर कोई भी इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट नहीं होती। ठीक। तो देख लो, इंटरकलेटेड डिस्क का मतलब क्या है? देखो, इंटर का मतलब होता है दो, मतलब दो के बीच में कोई डिस्क है। जैसे कि यहाँ पर कार्डिक मसल के अंदर आपको दिख रही है कि एक इंटरकलेटेड डिस्क है। ठीक है, इनके अंदर आपको डिस्क प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर कोई भी डिस्क यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ये अलग ही अलग है बिल्कुल। यहाँ पर दो आपस में जुड़े हुए हैं और इनके बीच में क्या है? एक डिस्क प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। स्टार्टेड किसके अंदर प्रेजेंट होती? केवल कार्डिक के अंदर प्रेजेंट होती है, इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। फिर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की। तो यहाँ पर जो कह रहा है स्केलेटल मसल है उसमें ब्लड सप्लाई अवेंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ब्लड सप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि आपकी जो स्केलेटल मसल है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई भी होगी। इसके बाद हम देखते हैं इसके स्कैंटी, मतलब जो विसरल ऑर्गन है। ठीक है, जैसे कि आपका ईसोफेगस हो गया, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इनके अंदर क्या है जो ब्लड सप्लाई वो स्कैंटी है। ठीक है, थोड़ी मतलब थोड़ी सी कम है। और कार्डियक मसल के पास तो ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आपका हार्ट है वो तो सारे जितना भी ब्लड है वो सारी आपकी बॉडी में फ्लो करवा रहा है, तो सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई कार्डियक की होगी। उसके बाद रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो स्केलेटल मसल है वो बहुत तेज कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये स्लो करती है। भाई लीवर हो गया, इसोफेगस हो गया, इनको इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, केवल पैरासिट बोलते हैं ना, पैरासिटलेसिस, पैरासिट पेरिस्टलेसिस। ठीक है, जो पेरिस्टलेसिस मूवमेंट होती है, ठीक है, मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पेरिस्टलेसिस मूवमेंट, ठीक है, जो चर्निंग मूवमेंट होती है, तो इनके लिए हमें थोड़ा स्लो ही है। और कार्डियक की तो बहुत रैपिड है भाई। इसको क्या करना है? हार्ट हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि आपकी पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई कर सके। और ये बहुत जल्दी थक जाती है। ठीक है, जो स्केलेटल मसल भाई थक जाती है, आप थोड़ा सा दौड़ लो 1 किलोमीटर आप थक जाओगे। और जो हमारी नॉन स्टेटेड मसल्स है वो कभी थकती नहीं है। तो भाई थक कैसे जाएंगे? मान लो अगर आपका लीवर थक गया, ठीक है, आपकी स्टोमस थक गई, तो वो क्या करेंगे? अगर वो थक गई तो काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो कार्डियक मसल है वो कभी भी नहीं थक सकता भाई। अगर कार्डियक मसल थक गया, हार्ट थक गया, तो फिर आप तो ज़िंदगी भर थकोगे ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? और फिर जो एक स्टेटेड मसल है वॉलेंट्री होती है, नॉन स्टेटेड मसल इनवॉलेंट्री, और ये भी इनवॉलेंट्री। तो ये मैंने 10 पॉइंट बताए गए हैं। ठीक है, अगर आपसे कंपैरिजन पूछे, ठीक है, अगर आपसे केवल स्केलेटल मसल पूछे, ठीक, तो आप यहाँ पर इन 10 पॉइंट को एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ताकि आपका यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं आए। देखो, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो आपको सिलेबस में दिया जाता है इनके अनुसार क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि आपसे पूछा था कंपैरिजन ऑफ स्केलेटल मसल, नॉन स्टेटेड मसल और कार्डिक मसल, तो आपको कंपैरिजन दिखा देना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए केवल पूछ लिया जाए कि स्टेटेड मसल या स्केलेटल मसल्स के बारे में पूछ लिया जाए, तो इन्हीं पॉइंट को आप थोड़ा सा घुमा फिरा के 10 पॉइंट लिखने हैं पॉइंट वाइज, और थोड़ा सा अपनी भाषा में एलोबरेट कर देना है, ताकि आपको एग्जामिनर को लगे कि आप अच्छे से अच्छे आपने पढ़ा है और आपको अच्छे नंबर यहाँ पर मिल जाए। ठीक।